हेलो एवरीवन। आज हम रियल एनालिसिस का 2 क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज रियल एनालिसिस की 3rd क्लास है। तो देखिए, रियल एनालिसिस में हमने जो लास्ट है वो कहां तक पढ़ लिया था। हमारा पेपर 1 चल रहा है, पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। ठीक है, वास्तविक विश्लेषण। आज 5 अगस्त। ठीक है, दो क्लासेस हमारी पहले हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रोक दिया गया था क्योंकि मेन चीजें थी कि कोई फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड ईयर वाले जो होते हैं उनके इंटीग्रेटेड वालों की अभी काउंसलिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 1 अगस्त से लगभग कॉलेज लगने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रेगुलर बच्चे जुड़ने चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें उसको वहीं स्टॉप करना पड़ा था। लेकिन जो आज से है वो हमारी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ठीक है, डेली आपको एक क्लास मिलेगी रियल एनालिसिस की। पूरे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स में आप तैयार करना। ठीक है, आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़ो। और एक थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का कि देखिए, फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास जो था काम थोड़ा सा कैलकुलस टाइप का पोर्शन था। फर्स्ट ईयर में हमारे पास थोड़ा कैलकुलस पोर्शन था, तो वहां पे हमने क्वेश्चंस को यानी कि जहां से हमने स्टार्ट किया है ना वहीं से हमें समझ में आने लगता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे और खासकर इस पेपर में रियल एनालिसिस वाला जो पेपर है इसमें आपको ऐसा नहीं है। आपको यहाँ से शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। पहले जो डे 1 की क्लास है आपको डे 1 की क्लास से पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है कि आप जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उस क्लास में जो पढ़ते हो आप उनको थोड़ा सा घर जाकर के जरूर पढ़े, या घर पे तो हो ही आप, तो घर से ही आप क्लासेस ले रहे होंगे। ठीक है, तो घर पे रह करके आप उनको पढ़िए, उन डेफिनेशंस को रिकॉल कीजिए, और ताकि तब जब आप नई क्लास में आओ यानी कि अगले दिन जब क्लास में आओ तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि हाँ ये पोर्शन जो है वो वहां से था, ये इस तरह से आया है। ठीक है, मेरी एक हैबिट है कि पहले जो है वो हार्ड चैप्टर को ही स्टार्ट कराते हैं, यानी कि जो हार्ड पेपर है आपका उस हार्ड पेपर को स्टार्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा तो आपके पास 2 पेपर और हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, एक दूसरा जो तीसरा पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंपैरिजन टू रियल एनालिसिस आसान पढ़ते हैं। वहां पे कैलकुलेटिव ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी खुश होकर के एंजॉय करते हो कि उस चैप्टर को हाँ बढ़िया है, मजा है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, रियल एनालिसिस जो है यहाँ पे एनालिसिस यानी कि आपको एनालिसिस करना सिखाएगा कि चीजों को एनालिसिस कैसे किया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए आप उस चीज के ऊपर मेहनत तो करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, और आपको करनी पड़ेगी उस चीज में। ठीक है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो है हम आपकी मेहनत के साथ हम हैं। आप लोग यदि मेहनत कर रहे हो, कहीं पे आपको डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए हम हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से बेफिक्र होकर के पढ़िए, आपके डाउट्स जो है वो सारे क्लियर किए जाएंगे। सो डोंट वरी। ओके, लास्ट क्लास में हमने जो खत्म किया था वो पॉजिटिव क्लास तक खत्म कर लिया था। पॉजिटिव क्लास का मीनिंग है धनात्मक वर्ग, और इसके बाद एक डेफिनेशन और पढ़ ली थी हमने, ऑर्डर्ड फील्ड यानी कि क्रमिक क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं और आप जो है वो पहले की 2 क्लासेस देख लें, ज्यादा देर की नहीं है, 40-40 मिनट की लगभग की क्लास है, तो उनको देख लें थोड़ा सा। और उसके बाद लेकिन इसको हम ऑर्डर फील्ड के जो है वो कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, और तो देखना पड़ेगा कि ऑर्डर फील्ड जो है वो डेफिनेशन क्या है इसकी, तो देखिए क्या है।
मैं आपको वोकैबुलरी सी यानी कि आपको वैसे बता रहा हूं, थोड़ा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ए फील्ड, एक क्षेत्र F is said to be ordered field if it satisfies order axioms and has positive class, यानी कि एक जो क्षेत्र F है वो ऑर्डर यानी कि क्रमित क्षेत्र कहलाता है यदि वो क्रम अभिक्रमितों को संतुष्ट करता है तथा उसकी एक धनात्मक क्लास विद्यमान है। ठीक है, धनात्मक क्लास या धनात्मक वर्ग विद्यमान है। धनात्मक वर्ग क्या होता है, तो देखिए F कोई भी फील्ड है, आप इसका कोई भी एक सबसेट उठाते हैं P, वो सबसेट उठाया आपने F, P जो सबसेट है वो किसका, F का। और ये ध्यान रखें कि जो P है वो क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। तब इसके लिए कंडीशन प्रूव की जाती है कि x plus y belongs to P and x dot y belongs to P for all x, y belongs to P, यानी कि P के सभी अवयवों के लिए x plus y भी किस में आना चाहिए, P में आना चाहिए। x dot y यानी कि x गुणा y भी किस में आना चाहिए, P में आना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने कोई भी एक नॉन जीरो x सेलेक्ट किया जो किसमें से है, आपका फील्ड में से, F में से। ठीक है, तब या तो जो ये x F में से ले रहे थे तब कह रहे कि या तो x P में आना चाहिए या फिर इसका जो माइनस है वो किस में आना चाहिए, P में आना चाहिए। x यदि P में आ जाता है तो माइनस x को P में नहीं आना चाहिए, और यदि x P में नहीं आ रहा है तो किसको, माइनस x को P में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर ट्रू करनी चाहिए, दोनों एक साथ ट्रू नहीं करनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि x P में भी है और माइनस x भी P में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि आपने कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट x F में से लिया है तो उसका x का एग्जिस्टेंस देखेंगे किसमें, P में, या उसके नेगेटिव का एग्जिस्टेंस देखेंगे, लेकिन दोनों का एक साथ एग्जिस्टेंस होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव क्लास। ठीक है, पीछे वाली क्लास है उनको आराम से थोड़ा सा देख ले। क्रमिक क्षेत्र क्या होता है, क्रमिक क्षेत्र की डेफिनेशन ये है, ऑर्डर एक्सियम्स क्या है। ऑर्डर एक्सियम्स आपके पास चार हैं। पहला जो पढ़ता है ट्रिकोटोमी लॉ, जिसको आप त्रिविभागीय नियम कहते हैं। यानी कि वो कहता है यदि आपने x और y दो F में से एलिमेंट सेलेक्ट किए या कोई भी जो सेट है उसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं तो इनमें या तो x y से बड़ा होना चाहिए या x y के बराबर होना चाहिए या x लेस देन होना चाहिए y से। ठीक है, या तो ये या फिर ये, तीनों एक साथ नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो तो कैसे होने चाहिए, ये आपस में छोटे बड़े होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं। दूसरा इसका जो रिलेशन आता है वो ट्रांजिटिव आता है, ट्रांजिटिव लो या फिर आप संक्रामक नियम करते हैं। तो संक्रामक नियम क्या कहता है, आप इनमें से कोई भी एक नियम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने x लेस देन y को सेलेक्ट किया है, ठीक है, या x ग्रेटर देन y सेलेक्ट किया है, तो तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है संक्रामक के लिए, x y और z। किसमें से लिया आपने, F में से। और किस तरह से, सच दैट x ग्रेटर देन है y से और y ग्रेटर देन है किससे, z से। तब देखो x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, तो x किससे बड़ा मिलेगा आपको, इस z से बड़ा मिलेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन ही है। नंबर थर्ड, मोनोटोन लो फॉर एडिशन। मोनोटोन का मतलब होता है एक दिष्ट। ठीक है, तो एक दिष्ट नियम पढ़ रहे हैं हम किसके लिए, योग के लिए। तो योज्य के लिए या योग के लिए एक दिष्ट नियम। तो योग के लिए एक दिष्ट नियम क्या है, यदि आपने x को y से बड़ा लिया है
और जेड कोई भी एक नंबर ले रहे हो एफ में से, तो जब आप दोनों तरफ जेड को ऐड करोगे यानी कि एक्स प्लस जेड करोगे और वाई प्लस जेड करोगे तो रिजल्ट जो है वो सेम रहने वाला है, यानी ये ग्रेटर देन एक्स की जो साइड ग्रेटर देन थी यानी कि लेफ्ट साइड जो ग्रेटर देन थी, जेड को ऐड करने के बाद भी कैसी रही है, ये ग्रेटर देन रही है। ठीक है, ये मोनोटोन लो है किसके लिए, एडिशन के लिए। नंबर 4 होता है मोनोटोन लो, मोनोटोन लो फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा के लिए एक विशिष्ट नियम। तो वो क्या है, यदि आपने x को y से बढ़ा लिया, यदि आपने x को y से बढ़ा लिया है, तब देखिए z का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, z का दोनों तरफ गुणा करोगे तो देखिए जब इसका पहले लेफ्ट साइड बढ़ा था तो अभी भी लेफ्ट साइड बढ़ा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस z पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि z जो होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब क्यों, क्योंकि z यदि 0 हो गया है तो z का किसी भी नंबर से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, तो क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है, इसलिए 0 पे कंडीशन फेल है। यदि z को लेस देन लिया है, z को लेस देन लेने पे देखो एक बार 5 जो है ये बड़ा है किससे, 3 से, और z को आपने लेस देन 0 मान लीजिए कोई भी नेगेटिव नंबर z -1 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, ये -5 हो गया, ये -3 हो गया, कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया। पहले लेफ्ट साइड बड़ी थी लेकिन अब क्या हो गई है, राइट साइड बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशंस को प्रिजर्व रखने के लिए जेड को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन है के लिए मोनोटोनिसिटी है, ये आपका एडिशन के लिए मोनोटोनिसिटी। ठीक है, समझ में आया। ये ऑर्डर फील्ड यानी कि जो ऑर्डर फील्ड है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, यानी कि कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उन एग्जांपल्स को प्रूव करते हैं कि ऑर्डर फील्ड है या नहीं। ठीक है, एक थोड़ा डेफिनेशन जब पढ़ रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से नोटिस करके पढ़िए, है ना, एक एक पॉइंट को एक एक लाइन को बार बार पढ़िए, थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ना। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ऑर्डर एग्जाम्स का हम लेकर के चल रहे हैं क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो आर प्लस डॉट, है ना, अपने को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट R plus dot is an ordered field, ordered field। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लीजिए, चाहे कैसे भी, ये आपके ऐसे एग्जाम में तो आने वाला है नहीं कि प्रूव कीजिए कि R plus dot जो है वो ordered field है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से, ना ही आपकी बुक में प्रूफ दे रखा है इस चीज का, है ना, देखिए आप किस तरह से कर रहे हैं। ऑर्डर फील्ड होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, इनके लिए एक तो क्या चाहिए, ऑर्डर एक्सियम्स जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो क्रम अभिग्रहित हैं जो अभी 4 लिखवाए थे वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा चीज हैज पॉजिटिव क्लास, यानी कि इसके पास एक पॉजिटिव क्लास, कम से कम एक पॉजिटिव क्लास होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा पॉजिटिव क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव क्लास जरूर होनी चाहिए। अब देखिए पहले ऑर्डर एक्सियम्स देखिए, ऑर्डर एक्सियम्स यानी कि क्रम अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित। पहला प्रॉपर्टी, उसको मैं O1 से लिख लूं, ऑर्डर एक्सियम्स फर्स्ट रूल, है ना, तो फर्स्ट रूल क्या था, ट्रिकोटोमी लो। तो देखिए if we choose any two real number, यदि हम दो कोई वास्तविक संख्याएं सिलेक्ट करते हैं या चयन करते हैं, तब then obviously स्पष्ट है कि या तो x एंड y यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, तब
स्पष्ट है कि या तो x ग्रेटर देन होगा y के, या फिर y ग्रेटर देन होगा x के, या फिर x जो होगा इक्वल होगा y के। आप कोई भी दो रियल नंबर सेलेक्ट करके देखिए। दो रियल नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो कैसे सेलेक्ट करोगे? या तो दोनों को बराबर ले लो, दो दो सेलेक्ट कर लो, 1/2 सेलेक्ट कर लो, √2 सेलेक्ट कर लो, बराबर हो गए। या फिर क्या करोगे, एक को छोटा एक को बड़ा लोगे, ठीक है। x को बड़ा ले लिया, छोटा y को ले लिया, y को बड़ा ले लिया, यहाँ पे x को छोटा ले लिया, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ट्रिकोटोमी लॉ सेटिस्फाई है, यानी कि दो रियल नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं तो वहां पे आपके पास ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उस चीज को सेटिस्फाई करा रहे हो, क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि या तो वो एक दूसरे से बड़े हैं या फिर दोनों आपस में बराबर है। ऑब्जर्वेशन 2, ये ऑर्डर एग्जाम्स सेकंड। देखिए आपने कोई भी लिया, यदि x y से बड़ा, यदि x किससे बड़ा है? y से बड़ा है, तथा y किससे बड़ा है? z से बड़ा है। आप कोई भी तीन रियल नंबर सेलेक्ट करो और इस तरह से सेलेक्ट किया गया कि x किससे बड़ा है? y से, और y किससे बड़ा है? z से। आप जो मैंने अभी बताया वो ग्रेटर देन के लिए बताया है, ठीक है। आप लेस देन के लिए सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो लिखेंगे इफ वी चूज any three numbers, any three real number x, y and z, ठीक है, such that, इस तरह से सेलेक्ट किए जा रहे हैं कि x लेस देन है y से, y लेस देन है z से, तब ऑब्वियसली, तब स्पष्ट है, ऑब्वियसली स्पष्ट है कि जो x होगा वो किससे लेस देन होगा? z से। कोई भी तीन नंबर सेलेक्ट कीजिए, 1/2, √2, 3। 1/2 का वैल्यू कितना आता है? 0.5 आता है। इसका कितना होता है? √2 का 1.414 होता है, और इसका वैल्यू 10 है। तो देखिए कोई भी तीन नंबर सेलेक्ट किया आपने, 0.5 छोटा है 1.414 से, और ये 1.414 जो है वो छोटा है किससे? 3 से। तो एक चीज देखिए, ये आपका x है, ये y है और ये z है। तो देखिए 0.5 इस 3 से छोटा है कि नहीं, यानी कि x जो है वो किससे छोटा आ गया? इस z से छोटा आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर कौन सा लॉ सेटिस्फाई है? ट्रांजिटिव लॉ सेटिस्फाई है, ठीक है, या संक्रामक नियम संतुष्ट है। ऑब्जर्वेशन 3, माना x तथा y, लेट, अब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज का काम खत्म कर देते हैं। x, y किस में से लिया आपने? रियल नंबर में से। किस तरह से लिए आपने कि x किससे लेस देन है? y से, ठीक है। देन ऑब्वियसली x प्लस z जो होगा वो भी लेस देन होगा किससे? y प्लस z से। फॉर एनी z बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी z सेलेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे z पे कोई कंडीशन नहीं है कि z 0 है कि लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो। देखो जैसे एग्जांपल x आपने कुछ भी ले लीजिए, छोटा एग्जांपल ले लो, तो ये ले लो 0 1, ये ले आओ। x का मान 0, y का मान 1 है, z का मान कुछ भी सेलेक्ट कर लो, एक बार z को 0 लेकर के चलो, z 0 लोगे तो 0 + 0 और 1 + 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। यदि z नेगेटिव नंबर है, z कैसा नंबर है? z बराबर मान लीजिए -1 है, z बराबर क्या है? -1। करो इसमें 0 प्लस ऑफ -1 और 1 प्लस ऑफ -1, 0 -1 क्या आएगा? -1, और 1 - 1 क्या आएगा? 0। कौन बड़ा है आपकी बार भी? इसका राइट साइड बड़ा है, पहले राइट साइड बड़ा था, तो अभी भी कितना कौन बड़ा है? राइट साइड ही बड़ा है, ठीक है। ओके, चलो इधर दूसरा, यदि पॉजिटिव नंबर लीजिए, z बराबर 15 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो 0 में 15 सेलेक्ट ऐड करो और 1 में 15 ऐड करो, तो 0 + 15 15 और 1 + 15। तो पहले राइट साइड बड़ा था, अब की बार भी कौन बड़ा है? राइट साइड ही बड़ा है, ठीक है। हटाएं ये चीजें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ठीक है।
तीन सेटिस्फाई हो गए। ऑब्जर्वेशन 4 या ऑर्डर एग्जाम जो 4 है वो क्या है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स किससे लेस देन लेकर के चल रहे हैं, वाई से लेकर के। तो देखिए देन फॉर एनी जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव जेड, तो पॉजिटिव जेड को आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव जेड को तो जेड ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, या इसी को जेड 0 लेस देन जेड ऐसे लिख सकते हो। तो 0 लेस देन है किससे, जेड से, और किस में से लिया, आर में से लिया। और एनी 0 लेस देन जेड बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स जेड जो होगा वो लेस देन हो जाएगा किससे, वाई जेड से। तो इसका हम देख ही चुके हैं एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए सारे ऑर्डर एग्जाम्स यानी कि 4 के 4 ऑर्डर एग्जाम्स जो है वो सेटिस्फाई हैं, ठीक है। ये चीजें आप जानते भी थे, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे इन चीजों को प्रूव किया है, ठीक है। और आपने एक नाम दिया है, यहाँ पे क्या नाम दिया है, ऑर्डर एग्जाम्स, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि रियल नंबर ले लो है ना, वहां से आप उनको कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, इस तरह से आप बताते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है अब आपने चीजों को प्रूव किया है, और इनको नाम क्या दिया जाता है, इनको कहा जाता है ऑर्डर एग्जाम्स, ठीक है। और ये ऐसा इसीलिए हो पाया है, आर जो है सेटिस्फाई तभी कर रहा है जब ये सारे ऑर्डर एग्जाम्स सेटिस्फाई है, इसीलिए आर को ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। ऑर्डर फील्ड कब रहेंगे, अभी एक चीज और बाकी रह गया, पॉजिटिव क्लास उसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये और बाकी है, तो इसको और देखते हैं कैसे। ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो, ठीक है। चलो ज्यादा बेटर है कि आप लिख ले, है ना। या यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो डेली नोट्स बनाएं, ऐसा नहीं स्किप नहीं करना है कि चलो आज स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर छोड़ो, है ना। तो डेली आपको नोट्स बनाना है। अब देखिए पॉजिटिव क्लास की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव क्लास का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई भी एक सबसेट सेलेक्ट किया जाता है पी किसका, एफ का, इस पी को पॉजिटिव क्लास कहते हैं, ठीक है। और नॉन एम्प्टी सेट लिया जाएगा। अब देखिए जो ये अपना सेट जो आर है, यानी कि जो एफ का मान किसके बराबर है, रियल नंबर के सेट के बराबर है। तो जब एफ आर के बराबर है तो इसके देखिए ये इनफाइनाइट सेट है, अनंत समुच्चय है ये, तो इसके अनंत क्या मिलेंगे आपको, उप समुच्चय मिलेंगे। लेकिन हम मेन बात करते हैं कि इसके कौन कौन से उप समुच्चय, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक बात कर लिया हमने नेक्स्ट एन, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। दूसरा हमने सिलेक्ट कर लिया डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं और एक जीरो को ऐड कर लिया जाता है, या इनको आप होल नंबर बोलते हो। जेड, जेड क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको आई से भी डिनोट करते हो, ठीक है। उसके बाद लिख दिए क्यों, क्यों क्या है आपका, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट यहां से लिख लीजिए अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक बार बात करता हूं कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ये क्या है आपके पास, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक और बात करते हैं, आर नेगेटिव, यानी कि ये कौन सी है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये हमने कुछ जो मेन है ना, उन सेट को सेलेक्ट किया है, लेकिन हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस दिखाना है ना। यदि यहां पे नहीं है तो फिर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहली चीज चेक करते हैं कि जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है ना, वो आपका पॉजिटिव क्लास बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन लिख देता हूं, एक्स वाई बिलोंग्स टू पी के लिए एक्स प्लस वाई पी में आना चाहिए, और एक्स गुणा वाई जो है वो भी पी में आना चाहिए। दूसरा
पहला डेफिनेशन है ये। दूसरा जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, यदि आपने कोई भी नॉन जीरो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो एक्स को किस में से, एफ में से, तब या तो एक्स पी में आना चाहिए या फिर एक्स किस में, सॉरी माइनस एक्स जो है वो किस में आना चाहिए, पी में। दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ विद्यमान नहीं होना चाहिए। एक बार नेचुरल नंबर को देखिए, दो प्राकृत संख्या ली पी, अब यहाँ पे हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं ये चेंज होते जाएंगे। पी अब की बार पी जो है अपना वो क्या है, पी जो है वो नेचुरल नंबर है और ये क्या है, रियल नंबर। ठीक है, देखो कोई भी दो प्राकृत संख्याएं लेंगे, पी में से लेना है ना, तो पी बराबर एन। दो प्राकृत संख्या का योग क्या आता है, प्राकृत संख्या। दो प्राकृत संख्याओं का योग क्या आता है, प्राकृत संख्या, यानी कि पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन, एक्स को किस में से सिलेक्ट करना है, एफ में से। ये ध्यान रखें, एफ किसके बराबर है अपना, रियल नंबर के बराबर। तो प्रूव क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना क्या है, चेक करना है कि एक्स किस में है, या तो पी में, सॉरी एक्स पी में है या फिर माइनस एक्स पी में, दोनों एक साथ नहीं है। सपोज एक्स को कितना मान लिया, 1/2 ले लिया, एफ में सेलेक्ट कर सकते हैं ना रियल नंबर में से, तो रियल नंबर होता है एक्स 1/2। ठीक है, क्या 1/2 एन में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या माइनस 1/2 एन में बिलोंग कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। तो ना तो एक्स पी में है और ना ही माइनस एक्स पी में है, तो इसका मतलब जो एन है वो आर की क्या नहीं है, पॉजिटिव क्लास नहीं। समझ में आ गया, ओके। डब्ल्यू जीरो शामिल हो गया, बस उसके बाद वही बातें, उसके लिए भी सेम एग्जांपल यही कर सकते हो। यदि आपने x बराबर 1/2 सेलेक्ट कर दिया तो ये डब्ल्यू में नहीं है और ये भी डब्ल्यू में नहीं है। होल नंबर का सम करोगे तो होल नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी होल नंबर आ जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई नॉन जीरो रियल नंबर सेलेक्ट किया, जैसे कि 1/2 सेलेक्ट किया, तो वो एन डब्ल्यू में नहीं है और माइनस 1/2 भी किस में नहीं है, डब्ल्यू में नहीं है, तो ये आपका पॉजिटिव क्लास नहीं है, ये पॉजिटिव क्लास नहीं है। इंटीजर की बात करें तो, यदि इंटीजर की बात करें, दोबारा से बात करें, पूर्णांकों का एडिशन पूर्णांक, पूर्णांकों का गुणा पूर्णांक। ठीक है, लेकिन यहां पे बात करें कि दोबारा से x को 1/2, क्योंकि आप f को r ले रहे हो, तो यदि आपने 1/2 लिया तो 1/2 भी नहीं, किसमें, z में नहीं, z में नहीं है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, तो ये भी क्या नहीं आया, पॉजिटिव क्लास नहीं आई। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, क्या ये इसकी पॉजिटिव क्लास बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो देखिए, यदि यहाँ पे आपका पॉजिटिव क्लास यानी कि क्यों के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो पी का मान क्या हो गया है, पी का मान हो गया है क्यों, पी का मान क्या हो गया, चलो इसको यहीं रहने देता हूं। अब की बात, जो पी का मान है वो कितना हो गया है, क्यों, और जो एफ का मान है वो तो अपना फिक्स है, रियल नंबर। ये जो जितने भी जो लिखे हुए ये सब पी की चॉइस है, ये सारी किसकी चॉइस है, पी की चॉइस है। ठीक है, तो देखिए, यदि पी आपने क्यों लिया और एफ को क्या लिया है, आर लिया है, दो परिमेय संख्याओं का योग करोगे तो परिमेय संख्या आती है, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करोगे तो भी परिमेय संख्या आती है। लेकिन एक बार जरा सोचिए, यदि आपने एफ आर में से है ना, तो आपने जो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, आप एक एक्स का मान एक बार √2 ले लो, √2 किस में से आ रहा है, आर में से आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जीरो के बराबर भी नहीं, तो एक चीज बताओ, क्या √2 क्यों में है, नहीं, माइनस √2 क्यों में है, नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका कि आपने एक नंबर तो सेलेक्ट किया था नॉन जीरो, लेकिन उसका नेगेटिव या उसका पॉजिटिव जो है वो कहां पे नहीं है, क्यों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये भी क्या नहीं है, पॉजिटिव क्लास नहीं है। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि अपरिमेय संख्याएं, ये बड़ा आसान, यहाँ पे x बराबर √2 सेलेक्ट किया है, x बराबर यदि आप क्या सेलेक्ट कर लो, 2 ही सेलेक्ट कर लो, ये r में तो है ना रियल नंबर में, लेकिन 2 किस में नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, और 2 भी क्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए दोबारा से क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कैसे नहीं है, पॉजिटिव क्लास नहीं है। अब एक बार r नेगेटिव की बात करते हैं। ऋणात्मक वास्तविक संख्या ली आपने, दो ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, उनका ऐड कर दो, ऋणात्मक मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कंडीशन होल्ड हो गया। दो ऋणात्मक संख्या लो और उनका गुणा कर दो,
कैसा नंबर आएगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। क्या पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव में बिलोंग करता है? क्योंकि होना चाहिए पी में ना, तो पी का मान तो कितना है? पी का मान कितना है? नेगेटिव। तो दोनों का गुणा भी कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी है समृद्ध गुणधर्म है वही सेटिस्फाई नहीं, तो आपका जो आर है नेगेटिव है, ये भी क्या नहीं है? पॉजिटिव क्लास नहीं बनेगा। अब बात बच कौन सा गया? आर पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं बची। तो एक बार वेरीफाई कीजिए, दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? धनात्मक वास्तविक संख्या, यानी कि दोबारा तीन में आ गया। दो धनात्मकों का गुणा करोगे तो भी क्या मिलेगा? धनात्मक ही मिलेगा, तो यानी कि ये वाला भी हो गया। अब और देखिए, ये हटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, चलो देखिए, ये आपने x सेलेक्ट करना है, x को किस में से सेलेक्ट करना है? r में से। ठीक है, अब x जीरो नहीं है, x जीरो नहीं तो दो केस बचते हैं कि या तो x लेस देन जीरो है या फिर x ग्रेटर देन जीरो। ओके, ठीक है। यदि मान लीजिए x लेस देन जीरो है, हमें क्या वेरीफाई करना है? जो ये x r में से लिया है, या तो ये x ऐसा वैसा p में आ जाए, यानी कि आपका r पॉजिटिव में आ जाए, या फिर इसका जो नेगेटिव है वो किस में आ जाए? r पॉजिटिव में आ जाए। देखो, यदि x लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव कोई नंबर है, तो ये x जो है वो तो r पॉजिटिव में बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन यदि ये x नेगेटिव है तो इसका जो माइनस लिया जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो किस में बिलोंग कर जाएगा? r पॉजिटिव में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि या तो x r में r पॉजिटिव में बिलोंग करे या माइनस x r पॉजिटिव में। तो देखिए x r पॉजिटिव में नहीं है और माइनस x r पॉजिटिव में है। अब यहां पे बात करो, x यदि पॉजिटिव नंबर है तो सीधी सी बात है कि x पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और यदि पॉजिटिव को जब नेगेटिव लिया जाएगा यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा तो वो किस में नहीं आएगा? r पॉजिटिव में नहीं आएगा। ठीक है, वो किस में नहीं आएगा? r पॉजिटिव में नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव और माइनस x डज नॉट बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, और यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, माइनस x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। आते हैं यहां से रिजल्ट निकल के आते हैं जो r पॉजिटिव है वो क्या है? r की धनात्मक क्लास है, धनात्मक क्लास है, यानी कि धनात्मक वर्ग है। तो देखिए, r के पास ऑर्डर एक्सियम्स थे, ठीक है, और r के पास क्या है? धनात्मक वर्ग है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका फील्ड है r प्लस डॉट वो कैसा है? क्रमित क्षेत्र है। r प्लस डॉट कैसा है? क्रमित क्षेत्र है या ऑर्डर्ड फील्ड है। समझ में आ गई चीजें? अब आपके लिए जो होमवर्क है वो आप एक चेक करेंगे कि जो ये जो परिमेय संख्याओं का जो फील्ड है, परिमेय संख्याओं का जो क्षेत्र है ना, ये बताना है कि ये ऑर्डर्ड है या नहीं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यही है। ठीक है, आगे चलते फिर हम आप यहां तक की डेफिनेशन, यानी कि जो सेगमेंट था पोर्शन फील्ड वाला वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक इसकी बेस की थ्योरम बची हुई है ना, तो वो कल देख लेंगे। ठीक है, या फिर कहो तो अभी करवा दें, लेकिन आई थिंक 30-35 मिनट की क्लास हो गई है, और क्योंकि अब रेगुलर धीरे धीरे स्टूडेंट्स जुड़ने लगेंगे, तो आपको जो काम करना है वो यही है कि भाई पहले की जो 2 क्लासेस अपलोड की हुई है आप उन 2 क्लासेस को देख ले पहले, और उसके बाद ये क्लास देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि कहीं भी डाउट लगता है आपको तो आप मेरे को मेंशन कीजिए कमेंट में कि इस टाइम पीरियड में, यानी कि इस टाइम पे हमको डाउट है, यानी कि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के ऊपर, या 5 मिनट 10 सेकंड में, 5 मिनट 15 सेकंड में, 5 मिनट 45 सेकंड पे मेरे को डाउट है, तो आप वहां पे टाइम नोट करके और बता दीजिए कि मेरे को ये डाउट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सो डोंट वरी, थैंक यू वेरी मच, बाय।